बोर्ड एग्ज़ाम पेपर सीरीज़ में आज की मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बोर्ड में आए हुए पेपर जिसका कोड CC23 है। देखिए, इसमें जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबसे पहले जो प्रश्न आएगा आपके पास वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और सही विकल्प को चुनकर आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। चलिए प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी होगी। देखिए, आप जानते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है वो है भार बटे अणुभार। यदि आपको मोल्स निकालने हैं तो ये होगा भार अपॉन अणुभार। पानी का अणुभार 18 होता है, आप जानते हैं। भार आपको दिया हुआ है 180, अणुभार होता है 18। तो इस तरह आपके पास 10 मोल होंगे। तो आपका जो पहला विकल्प है यही ठीक होगा, यानी 10 मोल, 100 मोल, 18 मोल और 1 मोल में से आपका सही आंसर होगा 10 मोल। दूसरे प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखिए, आपको 4 अभिक्रियाएं दी हुई है। इनमें से एक अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये हमारे एग्जाम पेपर में दिया हुआ है। हालांकि इसमें से कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है, लेकिन यदि आप इस सेकंड अभिक्रिया पर सूर्य का प्रकाश लिख देते हैं तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि फॉर्मलिन एक जलीय घोल है, यानी 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसके जलीय घोल को फॉर्मलिन नाम दिया गया है। तो आपको ये प्रश्न याद रखना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहा जाता है। फॉर्मलिन का प्रयोग एक प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। आपकी बायोलैब में जो स्पेसिमेन हैं, जिस लिक्विड के अंदर रखे रहते हैं, वो फॉर्मलिन है। फॉर्मल्डिहाइड के 40% एक्वस सॉल्यूशन को फॉर्मलिन नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एमाइड से एमीन बनाने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन 4 सही होगा। ब्रोमीन और KH का प्रयोग अमाइड से एमीन बनाने में होता है और इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आप ध्यान रखेंगे, इस अभिक्रिया में जो एमीन बनेगा उसके पास एमाइड की तुलना में 1 कार्बन कम होगा। अगला क्वेश्चन, टोलेंस अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड की अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। सही आंसर होगा सिल्वर। टोलेंस अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड की अभिक्रिया करने पर चांदी बनती है। इसीलिए इस परीक्षण का नाम रजत दर्पण परीक्षण भी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न एक आंकिक प्रश्न है जिसको आपके पहले ही चैप्टर विलियन से लिया गया है। प्रश्न को समझिए।
ग्लिसरॉल के 30% जलीय घोल, देखिए 30% जलीय घोल का अर्थ होगा कि इसमें विलेय पदार्थ अर्थात ग्लिसरॉल का भार 30 ग्राम होगा, जिसको हमने WB से दिखाया है विलेय का भार, और पानी का भार जो विलायक है ये होगा 70 ग्राम। तो अगर आपको परसेंटेज दी गई है तो आपको विलेय और विलायक दोनों के भार पता लग जाते हैं। विलेय का आणविक द्रव्यमान जिसको हम MB से दिखाते हैं 62 ग्राम पर मोल, और विलायक का भार MA 18 ग्राम पर मोल होगा। तो आपसे पूछा गया है कि मोल प्रभाज्य या मोल अंश काई बी और काई ए क्या होंगे। देखिए बच्चों, ये जो डेटा है ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए मोल प्रभाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, काई ए इज इक्वल NA अपॉन NA प्लस NB, और यदि आप पहले काई बी निकालना चाहते हैं तो काई बी इज इक्वल NB अपॉन NA प्लस NB, यानी ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास NA और NB दोनों ही नहीं हैं तो पहले हम NA अर्थात विलायक के मोल और NB अर्थात विलेय के मोल ज्ञात कर लेंगे। जैसा मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो विलायक का भार है 70 ग्राम, विलायक का अणुभार है 18, इसको हम डिवाइड करेंगे तो विलायक के मोल 3.89 आ जाएंगे। इसी तरह विलेय का भार है 30, विलेय का अणुभार है 62। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.48 आंसर आ जाएगा। टोटल मोल्स निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास टोटल मोल आ जाएंगे 4.37। अब काई ए निकालने के लिए आप Na को डिवाइड करेंगे Na प्लस NB से, तो Na हमारा कितना आया हुआ था 3.89 और टोटल मोल्स कितने हैं 4.37। आप इसको डिवाइड करेंगे तो विलायक का मोल अंश 0.89 होगा, और यदि आप इसे 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास विलेय का मोल अंश आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी एक आंकिक प्रश्न है, हालांकि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न आप न्यूमेरिकल के रूप में नहीं देखेंगे, आपको आसान ही न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है कि डैनियल सेल के लिए मानक सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट है। डैनियल सेल के लिए मानक सेल विभव यानी आपको जो E0 सेल है उसका मान दिया हुआ है। E0 सेल आपको दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मूल्य की गणना कीजिए। ये आपको समीकरण दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद जिंक आयन बनाता है और कॉपर आयन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए गए, तो n का मान होगा 2। ये 2 बातें आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है डेल्टा G0 का मान। देखिए जो डेल्टा G0 है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा G0 इज इक्वल माइनस NF E0 सेल। डेल्टा G0 यहाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F फैराडेज नियतांक है जिसका मान 96,500 कूलाम पर मोल नियत रहता है, और E0 सेल की वैल्यू हमें दी हुई है 1.1 वोल्ट। तो आपने ये सभी मान यहाँ रख दिए और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -212300 जूल, जो कि गिब्स ऊर्जा का
मान होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको इसका मान बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है, नॉर्मली ये एग्जाम में आ जाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे आप? किसी संकुल में केंद्रीय धातु या आयन द्वारा लिगेंडों के साथ बनाए गए उप सहसंयोजी आबंधों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। किसी संकुल में केंद्रीय धातु या आयन द्वारा लिगेंड्स के साथ बनाए गए उप सहसंयोजी आबंधों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे आपके पास एक संकुल है K4FeCN6, तो आप जानते हैं कि ये हमारा संकुल आयन है। जो ब्रैकेट के अंदर बंद होगा हिस्सा वो संकुल होगा। इसके पास एक केंद्रीय धातु है Fe और इसके पास 6 लिगेंड्स हैं Cn। हर एक Cn एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 Cn केंद्रीय धातु के साथ 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको इसमें ये परिभाषा लिखनी है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारे से पूछा गया कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन व ब्रोमीन जल के साथ कैसे क्रिया करता है। आपको यहां बताना होगा कि जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी NH2OH और ब्रोमीन जल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। देखिए, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ग्लूकोज जल के निकास के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा। देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला हम लिखेंगे CH डबल बॉन्ड O CHOH होल 4 CH2OH। ये हमारे पास होगा ग्लूकोज। आप इसकी अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है और इसमें आपको गर्म करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 ये पानी के रूप में बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में, और NOH इस ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपको मिलेगा ग्लूकोज ऑक्साइन। ग्लूकोज ऑक्साइन। तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन बनाएगा। इसी तरह ब्रोमीन जल के साथ, देखिए ब्रोमीन जल एक दुर्बल आक्सीकारक है। जब आप ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ इसकी आप अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी इसका जो CHO समूह है ये COOH समूह में बदल जाएगा और इस तरह से आपको मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों अभिक्रियाओं से ही आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक समूह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में हमारे से पूछा गया है कि नर्स्ट समीकरण क्या है, इसके उपयोग बताइए। जो नर्स्ट समीकरण है ये आपको बतानी है कि ये क्या है और इसके उपयोग आपको बताने हैं। देखिए बच्चे, ये जो प्रश्न है नर्स्ट अभिक्रिया वाला, आज के समय में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको नर्स्ट समीकरण लिखनी है
और नर्न्स्ट समीकरण का जो उपयोग है वो आपको इसमें बताना है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में नर्न्स्ट समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, अगर आपके पास एक अपचयन की अभिक्रिया है जिसमें अपचयन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अपचयन किया गया है। Mn पॉजिटिव आपके पास मेटल आयन है, आपने इसको n इलेक्ट्रॉन दे करके इसका अपचयन किया। तो इस अपचयन अभिक्रिया के लिए नर्न्स्ट समीकरण होगी E इज इक्वल E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। देखिए यहां E ये अपचयन विभव है, किसी भी सिंगल सेल के लिए ये अपचयन विभव है। E0 मानक अपचयन विभव है। R गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 रखा जाएगा। T तापमान है जिसका मान 298 केल्विन रखा जाएगा। N अभिक्रिया में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और F जैसे कि आप जानते हैं ये फैराडे नियतांक है। कंसंट्रेशन ऑफ M इसका मतलब होता है कि जो ठोस धातु है इसकी सांद्रता, और ये हमेशा 1 मानी जाती है। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि नर्न्स्ट समीकरण क्या है तो आप इसमें देंगे E इज इक्वल E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log M अपॉन Mn पॉजिटिव। इस अभिक्रिया का उपयोग किस लिए होगा? देखिए, ये अभिक्रिया किसी अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव पर आयन की सांद्रता, यानी ये वाली जो सांद्रता है, और ताप का प्रभाव, आयन की सांद्रता व ताप का प्रभाव ज्ञात करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए एक परीक्षण दीजिए। आपके पास एक प्राइमरी अमाइन है, एक सेकेंडरी अमाइन है और एक टर्शरी अमाइन है। इनमें अंतर करने के लिए आपको एक परीक्षण देना है। देखिए बच्चों, एमाइन्स में अंतर करने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग करेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम के केमिकल को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। जब आप प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो N विस्थापित बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। N विस्थापित बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है जो KOH में घुलनशील है। यानी यदि आप इस अमाइड को KOH में डाल देंगे तो ये घुल जाएगा। देखिए, आप अभिक्रिया देखिए। RNH2 ये एक प्राथमिक अमाइन है। C6H5SO2Cl ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो जब आप इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो HCl के रूप में बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपको मिलेगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जिसके पास अभी भी एक H बचा हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, इसको अभी भी इसके पास एक H बचा हुआ है। जब आप इसकी अभिक्रिया KOH से करेंगे तो इस H की जगह K पॉजिटिव ले लेगा और ये H
OH के साथ घुल करके मिल करके पानी बना देगा, जिसमें ये लवण घुल जाएगा। इसलिए हमने कहा कि प्राथमिक अमीन N विस्थापित बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं जो KOH में विलेय है, घुलनशील है, जबकि सेकेंडरी अमीन सल्फोनामाइड तो बनाएंगे लेकिन वो KOH में घुलनशील नहीं होगा। देखिए ये घुलनशील है, ये घुलनशील नहीं होगा। तो देखिए सेकेंडरी अमाइन NN डाई विस्थापित बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं जो KOH में अविलेय है। अब देखिए आप R2NH ये सेकेंडरी अमाइन है, जब आप इसकी अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करेंगे तो अमाइड बन गया NN, 2 बार डाई अल्काइल है ना, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां इसके पास एक भी H नहीं बचा, जो H था वो चला गया, तो इसलिए ये KOH में रिएक्शन नहीं करेगा और अघुलनशील रह जाएगा। टर्शरी अमाइन के पास क्योंकि एक भी H नहीं होता तो वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो देखिए अंतर कैसे हुआ, प्राथमिक अमाइन अमाइड बनाएंगे सल्फोनामाइड जो KOH में घुल जाएगा, जबकि सेकेंडरी अमाइन अमाइड तो बनाएंगे लेकिन वो KOH में नहीं घुलेगा, और टर्शरी अमाइन अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे से पूछा गया कि DNA और RNA के बीच में महत्वपूर्ण अंतर बताइए। देखिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इसे याद करना चाहिए। यदि आप बायोलॉजी से 12th कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको ये याद भी होगा। तो हमें बताने हैं कि DNA और RNA के बीच क्या अंतर है। पहला अंतर देखिए, DNA न्यूक्लियोटाइड की द्विकुंडलित संरचना है। DNA में जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी द्विकुंडलित डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन RNA में एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। यहां द्विकुंडलित है, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ चलते हैं, जबकि RNA में केवल एक ही चेन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर, DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। 2 अंतर हुए, यहां डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यहां पर राइबोज। DNA में जो नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं, 4 नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं, उनमें से एक थाइमीन होता है। ये थाइमीन RNA में नहीं पाया जाता, इसकी जगह RNA के पास यूरेसिल होता है। देखिए DNA में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आ जाता है कि DNA में यूरेसिल की जगह क्या होगा या RNA में थाइमिन की जगह क्या होगा। DNA में थाइमिन होगा, RNA में यूरेसिल होगा। चौथा अंतर, DNA आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है। DNA का काम होता है कि वो माँ बाप के गुणों को बच्चों में लेकर के जाता है, यानी एक पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। साथ ही साथ DNA प्रोटीन निर्माण को भी कंट्रोल करता है, ये प्रोटीन निर्माण को भी नियंत्रित करता है। इसके ये 2 मुख्य काम हैं, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करना और प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करना, जबकि RNA प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, जैसे DNA उसको आदेश देगा उसी के तरह, उसी के अनुसार ये प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, इनको आप अवश्य ही याद करिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रासरण दाब क्या है और प्रासरण दाब व विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो पहले आपको प्रासरण दाब की परिभाषा देनी है। प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। देखिए, प्रासरण की जो क्रिया है वो स्वतः होने वाली क्रिया है, तो इस क्रिया को रोकने के लिए बाहर से जितना दाब लगाया जाएगा उसी को प्रासरण दाब कहते हैं। अब देखिए, प्रासरण दाब पाई और आणविक द्रव्यमान mb में क्या संबंध है। पाई इज इक्वल WB/RT अपॉन MBV। पाई इज इक्वल WB/RT अपॉन MBV। देखिए, पाई यहां क्या है, प्रासरण दाब, MB यहां क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार, WB क्या है, विलेय का भार। जो भी आपके पास विलेय पदार्थ है उस विलेय का ग्राम में भार WB होगा। ठीक है, R आप जानते ही हैं, ये गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और इसका मान आपको 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल यहां लेना होगा। T यहां तापमान है केल्विन में, यहां आपको तापमान केल्विन में लेना है, और V यहां आयतन है, विलयन का आयतन, और ध्यान रखना ये आपको सदैव लीटर में लेना पड़ेगा। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अगर प्रासरण दाब का कोई आंकिक प्रश्न है तो उसमें आपको आयतन सदैव लीटर में लेना होगा। प्रश्न में ये मिलीलीटर में दिया गया होगा, लेकिन आपको इसको लेना होगा लीटर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है ये रासायनिक बलगति से लिया गया है और आपसे पूछा गया अभिक्रिया की औसत और तात्कालिक दर को परिभाषित करिए। आपने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया का वेग दो तरह का होता है, एक औसत वेग और एक तात्कालिक वेग। दो तरह का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। आपको यह भी बताना है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले औसत वेग की। मापन योग्य दिए गए समय में, एक ऐसा समय जिसको आप आसानी से माप सकते हैं। मापन योग्य दिए गए समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, आप कोई भी अभिकारक ले सकते हैं या कोई भी आप उत्पाद ले सकते हैं, उनकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। ध्यान दीजिए कि यहां एक शर्त दी गई है, मापन योग्य समय होना चाहिए, यानी एक ऐसा समय जिसको आप आसानी से माप सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अभिक्रिया है R = P। R यहां अभिकारक है, P यहां उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि आप औसत वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो औसत वेग बराबर होगा -ΔR/ΔT = ΔP/ΔT। यहां ΔR अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, ΔT समय में होने वाला परिवर्तन है, यानी आपने अभिक्रिया किस समय शुरू की और कब खत्म की, उन दोनों का अंतर। इसी प्रकार ΔP उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है और ΔT समय में होने वाला परिवर्तन है। तो देखिए यहां आपको क्या ध्यान रखना है, मापन योग्य दिए गए समय में, यानी जिसे आप आसानी से माप सकते हैं। अब हम बात करते हैं तात्कालिक वेग की। जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या होता है। शून्य के नजदीक अथवा अति सूक्ष्म समय परिवर्तन,
देखिए दोनों में यही अंतर है, वहां समय मापन योग्य है, इतना बड़ा समय है कि आप उसको आसानी से माप सकते हैं, लेकिन यहां समय शून्य के नजदीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, या फिर बहुत ही छोटा अति सूक्ष्म समय परिवर्तन है जिसको हम dt से दिखाते हैं। शून्य के नजदीक अथवा अति सूक्ष्म समय परिवर्तन में होने वाले सांद्रता परिवर्तन dr या dp को तत्कालिक अथवा तात्क्षणिक वेग कहते हैं। देखिए दोनों में जो डिफरेंस है आप उसको समझ लीजिए। जो औसत वेग है उसमें समय परिवर्तन मापन योग्य होगा, जबकि तत्कालिक वेग में अति सूक्ष्म समय परिवर्तन होगा। तो यदि आपके पास एक अभिक्रिया है R = P, तो इसके लिए आप कहेंगे तत्कालिक वेग माइनस dr/dt प्लस dp/dt। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो मान होंगे उनका अंतर है। एक मान मापन योग्य है और तत्कालिक वेग में मान इतना छोटा है कि आप उसको प्रायोगिक रूप में माप ही नहीं सकते। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो आप उनको समझ लीजिए। पहला, अभिकारकों की भौतिक अवस्था। दूसरा, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा, अभिकारकों की सांद्रता। चौथा, अभिक्रिया का ताप। पांचवा, उत्प्रेरक की उपस्थिति। और छठा, विकिरण की उपस्थिति। ये 6 कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न डी ब्लॉक तत्वों से लिया गया है। यहां आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि 24 क्रोमियम और 29 कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कक्षा 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आपको इन्हीं के बारे में ज़्यादा जोर देकर बताया गया होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही अपवाद माने गए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन कोर 3d5 4s1। देखिए आर्गन में जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डी में हैं 23 और 1 इलेक्ट्रॉन एस में है। आर्गन कोर 3d5 4s1। कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन कोर 3d10 4s1। आपसे ये भी पूछ लिया गया साथ में जोड़कर संक्रमण धातुओं के 2 गुण भी बताइए। अब देखिए बहुत सारे गुण हैं, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं 2। जैसे मैंने यहाँ लिखा, संक्रमण धातुएं और उनके आयन रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुएं उच्च गुणों वाली मिश्र धातुएं यानी एलॉयज बनाती हैं। इसके अलावा आप कई सारे गुण हैं, आपको जो भी याद हो उस समय आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नेचर का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत पड़ेगी। आपसे पूछा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए और इसकी सीमा भी बताइए। ठीक है ना? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम CFT भी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इस सिद्धांत को हान बेथे और वान वलेक इन वैज्ञानिकों द्वारा ये दिया गया है। हान बेथे और वान वलेक। इस सिद्धांत की जो मुख्य अभिधारणाएं हैं वो इस प्रकार है, मैं आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ में।
सबसे पहला बात यह है कि यह सिद्धांत सभी प्रकार के लिगेंड्स को ऋणात्मक बिंदु आवेश मानता है। देखिए, आप जानते हैं कि लिगेंड्स उदासीन भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, लेकिन यह सिद्धांत सभी प्रकार के लिगेंड्स को ऋणात्मक बिंदु आवेश मानता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरी बात यह है कि ये सिद्धांत धातु और लिगेंड इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको सह संयोजी न मानकर आयनिक मानता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी लिगेंड्स, चाहे वो उदासीन है चाहे वो धनात्मक है, वो ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाएंगे। दूसरी बात, धातु और लिगेंड के मध्य बनने वाला आबंध आयनिक होगा, ना कि सहसंयोजी। तीसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार मुक्त धातु आयन में सभी डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, यानी जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं 5 के 5, उनकी ऊर्जा व आकृतियां समान होंगी, यानी वो डीजेनरेट होंगे, संप भ्रस या इनको हम कह देते हैं। लेकिन जब वही धातु आयन संकुल का निर्माण करने के लिए लिगेंड्स के पास आएगा, यानी लिगेंड्स जैसे जैसे उस धातु को अप्रोच करेंगे तो इन कक्षकों की ऊर्जा बदलने लगेगी, ये समान नहीं रहेगी और भिन्न भिन्न ऊर्जाओं वाले कक्षकों में विभाजित हो जाएगी। और इस घटना को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहेंगे। अब यदि कोई अष्टफलकीय संकुल है तो उसके लिए आप इस विपाटन को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये 5 डी कक्षक हैं और इन सब की ऊर्जा समान है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को दिखा रही है। तो इन सभी की ऊर्जा समान होगी, यानी ये डीजेनरेट हैं। और ये कब होंगे? जब ये मुक्त आयन अवस्था में हो, यानी ये बॉन्डिंग ना कर रहे हो। अब देखिए, यदि इन डी कक्षकों के ऊपर एक समान प्रकार का प्रतिकर्षण बल लगे, यानी सममित क्षेत्र में अगर इनको रखा जाए, तो इन सभी की एनर्जी या ऊर्जा समान रूप से बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि इनकी ऊर्जा इनसे ज्यादा है, समान रूप से बढ़ेगी। लेकिन जब संकुल बनता है उस समय लिगेंड्स का प्रतिकर्षण बल इनके ऊपर समान रूप से नहीं लगता। तो ये अपने आप को 2 अलग अलग समूहों में बांट लेते हैं। 3 कक्षक जिनकी ऊर्जा एक जैसी होती है उन्हें T2G, और 2 कक्षक जिनकी ऊर्जा अधिक होती है उन्हें EG कहा जाता है। तो ये जो घटना है जिसमें आप देख सकते हैं कि समान ऊर्जा वाले डी कक्षक धीरे धीरे 2 अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए हैं, इसको आप कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इसको आप कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या हम इसको CFSE भी कह देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। तो देखिए बच्चों, यदि आपको ये CFSE के लिए
ग्राफ चित्र बनाने के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बना सकते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार धातु व लिगैंड के मध्य, अब क्योंकि आयनिक आबंध बनता है तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि धातु और लिगैंड के मध्य आयनिक आबंध बना हुआ है तो वहां स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेंगे, परंतु यह सदैव सत्य नहीं होता। अब इसके अनुसार तो हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन सभी यौगिकों में ऐसा नहीं होता। तो यानी इस सिद्धांत की ये एक बात गलत है। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार आबंधन करने के लिए डी कक्षक होना आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो विपाटन होता है वो डी कक्षकों का ही होता है। लेकिन यदि डी कक्षक हो ही ना तो फिर कैसे होगा। तीसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार हैलोजन ऋणात्मक होने के कारण, क्योंकि हैलोजन सबसे अधिक ऋणात्मक होते हैं, तो हैलोजन ऋणात्मक होने के कारण प्रबल लिगैंड कैटेगरी में आने चाहिए, यानी इनका जो प्रतिकर्षण होगा वो सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन यह सत्य नहीं है। तो यदि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं आपको देनी है तो आप ये 3 सीमाएं दे सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ही बच्चों के लिए भारी पड़ती है, तो ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको जरूर याद करिए। इनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आ जाता है। देखिए आपको इस प्रश्न में 5 अभिक्रियाएं दी गई। कॉल्बे, रिमल्टीमैन, फिनॉल का ऑक्सीकरण, विलियमसन संश्लेषण और मेथनॉल का व्यावसायिक निर्माण। कॉल्बे और रिमल्टीमैन और विलियमसन संश्लेषण ये तो हमेशा ही आपके जो अध्यापक हैं उन्होंने भी बताया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्बे अभिक्रिया ये क्या होती है? इस अभिक्रिया में फिनॉल के सोडियम लवण को, फिनॉल का सोडियम लवण को उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ योग और उसके बाद जल अपघटन करके सैलिसाइलिक एसिड बनाया जाता है। देखिए कॉल्बे अभिक्रिया में क्या होगा, फिनॉल का सोडियम लवण लेंगे आप, इसको उच्च दाब व उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ योग अभिक्रिया कराएंगे। जो लवण बनेगा उसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको मिलेगा सैलिसाइलिक एसिड। ये कॉल्बे रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सोडियम लवण लिया, सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी अभिक्रिया हमने कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखिए क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां बेंजीन रिंग के पास से एक प्रोटॉन निकल करके इस नेगेटिव ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यानी ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH। ध्यान रखना ये कार्बन पॉजिटिव है, क्योंकि यहां से एक प्रोटॉन निकला तो ये कार्बन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बनेगा, C डबल O OH, यहां पर वो लग जाएगा, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये फिनॉल का सोडियम साल्ट। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, तो ये सोडियम धातु यहां से हटकर यहां
H को हटाकर खुद लग जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये COONA। अब इस लवण का आपने जल अपघटन किया तो आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। इसको आप कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि रिमल्टीमैन अभिक्रिया क्या है। ये भी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके सैलिसल्डिहाइड बनता है। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। देखिए ये फिनॉल हुआ और फिनॉल की अभिक्रिया आप करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में? एक्वस NaOH की। ठीक है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। यहां से एक H हटेगा, ठीक है, यहां से एक Cl हटेगा, ये CH अपने आप को यहां अटैच कर लेगा। जब आप इसको फर्दर NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों Cl हट करके, ये जो दोनों Cl हैं CH के साथ लगे हुए, ये हट जाएंगे और इनकी जगह पर 2 OH लग जाएंगे। क्योंकि एक कार्बन के पास एक से अधिक ऑक्सीजन होने पर वह अनस्टेबल हो जाता है, तो तुरंत अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये पानी यहाँ से बाहर निकाल देगा और अल्टीमेटली आपको CHO मिलेगा, CH डबल बॉन्ड O। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसको आप कहते हैं रिमल्टीमैन। यहां पर आप याद रखेंगे कि अगर आप क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेते हैं CCl4, तो आपको प्रोडक्ट में सैलिसल्डिहाइड की जगह सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। क्योंकि अब यहां 3 Cl होंगे तो यहां 3 OH लगेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप फिनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजोक्विनोन। देखिए बच्चों, कभी कभी ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजोक्विनोन। तो यदि हम फिनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन में चलते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सम्मित या असम्मित प्रकार के ईथर्स बनाने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग होता है। तो आपको लिखना क्या है? अल्कोहल या फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया। देखिए, या तो आप अल्कोहल ले सकते हैं या फिनॉल, दोनों ले सकते हैं। यानी आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के ईथर्स इसमें बना सकते हैं। अल्कोहल या फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया हेलोएल्केन के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। इसको आप कहेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। आप एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ एक अल्कोहल का सोडियम लवण लिया RONA, इसकी अभिक्रिया R' के साथ कराई, तो यहां से आप NaX बाहर हटा देंगे और ये दोनों ईथर में बदल जाएंगे। इसी तरह यदि आप फिनॉल का सोडियम लवण लेते हैं और इसकी अभिक्रिया R' के साथ करते हैं तो फिर पहले की तरह NaX बाहर चला जाएगा, ये दोनों समूह आपस में मिलकर के एक ईथर बना देंगे। इसको आप कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगली रिएक्शन हमारे से पूछी गई है कि हम मिथेनॉल CH3OH को व्यापारिक मात्रा में कैसे बना सकते हैं। देखिए, मिथेनॉल
को व्यापारिक मात्रा में बनाने के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन इनको लेना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर संक्रमण धातु ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी ये उत्प्रेरक का काम करेंगे, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, तो इनको आप उच्च ताप पर और उच्च दाब पर गर्म करेंगे तो आपको बड़ी मात्रा में मिथेनॉल मिलेगा। तो मिथेनॉल को बड़ी मात्रा में बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी CO और 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO प्लस Cr2O3, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो आपको मिलेगा मिथेनॉल। चलिए अब हम इसी का एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। तो हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन है कि एल्कीन के उत्प्रेरकीय जलयोजन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसकी क्रियाविधि दीजिए। देखिए, अल्कोहल बनाने के लिए किसी एल्कीन में अम्लों की उपस्थिति में जल का योग किया जाता है, तो उसी अभिक्रिया की क्रियाविधि हमारे से ये पूछ रहा है। तो इस क्रियाविधि को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एल्कीन के पाई आबंध पर आक्रमण करेगा। देखिए, पाई आबंध का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। आप देखिए, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास चले गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन अपने आप को इस कार्बन से जोड़ लेगा, तो आपके पास एक कार्बोकैटायन बनेगा RCH, पॉजिटिव चार्ज CH3। देखिए, मैंने ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया है क्योंकि यही अधिक स्थायी होता है। अब नाभिक स्नेही, जो कि इस अभिक्रिया में जल होता है, नाभिक स्नेही अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे और ये पूरा समूह जो नाभिक स्नेही है अपने आप को इस कार्बन से जोड़ लेगा। तो देखिए, RCH CH3 और H2O अपने आप को यहाँ जोड़ लेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन ने दिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अगले स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा और आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया, तो क्या बचा हमारे पास RCH OH और CH3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एक प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में पहचान के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो बच्चों, आपने लुकास परीक्षण के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ आपसे लुकास परीक्षण के बारे में ही पूछा जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये आपको आगे भी ध्यान रहेगा। देखिए, यदि प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्शरी अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल है और इनमें आपको अंतर करना है, तो हमेशा आप लुकास परीक्षण का प्रयोग कीजिए। और यदि आपको एक ही कैटेगरी के 2 अल्कोहल दिए हुए हैं, यानी दोनों प्राइमरी हैं या दोनों सेकेंडरी हैं, तो आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। दोनों टेस्ट अच्छे से याद करना, क्योंकि इन्हीं से आपके कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यदि प्राथमिक और द्वितीयक या द्वितीयक और तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल आपको दिए गए हैं, तो आप लुकास परीक्षण का प्रयोग करेंगे। और यदि एक ही कैटेगरी के 2 अल्कोहल हैं, तो आपको
आयोडोफॉर्म परीक्षण का प्रयोग करना होगा। तो लुकास परीक्षण क्या कहता है कि इस परीक्षण में किसी अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक अर्थात शुष्क ZnCl2 व सांद्र HCl, देखिए शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl, इसको लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो किसी अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर यदि वह तुरंत एकदम से ही धुंधलापन टेस्ट ट्यूब में बना देता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, यदि एकदम से बना देता है। अगर कुछ मिनटों के बाद बनाता है तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और यदि कमरे के तापमान पर किसी भी तरह का कोई धुंधलापन टेस्ट ट्यूब में नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो धुंधलापन यदि एकदम से बना 3 डिग्री, 5-7 मिनटों के बाद बना 2 डिग्री, और अगर कोई धुंधलापन नहीं बना तो आप इसे कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्लोरीन एक ऑर्थो व पैरा निर्देशन समूह है, क्यों? देखिए क्लोरीन अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा निर्देशन समूह बनाता है, जिसे आप इस तरह से समझा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के पास अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको ये बात कैसे पता लगती है कि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? देखिए यदि किसी भी यौगिक के पास मल्टीपल बॉन्ड्स बने हुए हों तो आप समझ लेना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यदि उसके केंद्रीय परमाणु के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन नाभिक है इसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है। Cl के पार्ट है, यानी Cl के पास इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए यहाँ 2 हिस्से हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन नंबर 1 यानी इस वाले कार्बन को डोनेट कर देगा। यानी यहाँ आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा और इस Cl के खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर कार्बन नंबर 1 के पास 5 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 और 2 यहां पर बन गए, जो कि बोनाफाइड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को कार्बन नंबर 2 के पास भेज देगा, कार्बन नंबर 2 के पास। तो आपको ये स्थिति इस तरह से दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया जैसा मैंने बताया था, और ये जो Cl है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन नंबर 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अपना और एक पहले कार्बन का, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को हमेशा अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि जो ये आवेश है ये इसके पास कर्जे की तरह है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन नंबर 3 के साथ साझा कर लेगा, यानी यहां अब आपको एक नया बॉन्ड दिखाई देगा। ऐसा करने पर कार्बन नंबर 3 के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकते। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन नंबर 4 को दे देगा। ऐसा करने पर ये स्थिति आपको ऐसे दिखाई देगी। देखिए अब यहाँ एक ये नया बॉन्ड बन गया जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए जो कि आपको नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाई देंगे। कार्बन नंबर 4 भी इस स्थिति को सदैव नहीं रखेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को 5वें कार्बन के साथ
साझा कर लेगा। ऐसा करने पर पांचवें इलेक्ट्रॉन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन छठे कार्बन को दे देगा। ऐसा करने पर ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगी। देखिए, यहां पहले बॉन्ड नहीं था, अब बन गया। यहां पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो इन चारों स्ट्रक्चर से जो अनुनादी संरचनाएं हैं, आप ये समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 1 ने लिए, उनके ऋण आवेश का प्रभाव इन कार्बन्स के बीच में, यानी जो ये 5 कार्बन हैं, इनके बीच में बटेगा। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज कुछ समय के लिए कार्बन नंबर 2 के पास रहा, कुछ समय के लिए कार्बन नंबर 4 के पास रहा, और कुछ समय के लिए कार्बन नंबर 6 के पास रहा। तो आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों का इलेक्ट्रॉन घनत्व इन शेष 2 स्थितियों की तुलना में अधिक है। यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, अब वो या तो इसकी तरफ आकर्षित होगा या इसकी तरफ आकर्षित होगा। यानी पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4, इधर से ये पोजीशन नंबर 2 बनेगी। तो देखिए, अब ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, वो अपने आप को या तो ऑर्थो पोजीशन पर लेकर के जाएगा या अपने आप को पैरा पोजीशन पर लेकर के जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि क्लोरीन एक ऑर्थो और पैरा निर्देशांक समूह है। तो देखिए बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आप इस वीडियो को देख करके और इन क्वेश्चन को समझकर याद करें, और जिन क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं उनको अपनी कॉपी पर कई बार लिख कर भी देखें, जिससे कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।